मतलब हम एक बार फिर किसी बड़े इकोनॉमिक रिसेशन की जानिब तो नहीं बढ़ रहे? ये क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। डरना भी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारी ही ज़िंदगी में जो लास्ट टाइम एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो भी मार्च के महीने में शुरू हुआ था। मार्च 2008 में सबसे पहले शुरू हुआ था। रशिया यूक्रेन जंग में मार्च में शुरू हुई थी। वो वैसे मार्च का महीना जो है ना रिसेंटली बड़ा भारी है, बहुत भारी जा रहा है, दुनिया ग्लोबली भारी जा रहा है। और मार्च 2008 के अंदर हुआ ये था कि बेयर स्टर्न्स एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था अमेरिका का, और एकदम से उसके शेयर प्राइसेस ड्रॉप हुए और उसे बेल आउट करना पड़ गया। एक दूसरे अमेरिकन बैंक ने उसे बेल आउट कर दिया। लेकिन वो जो क्राइसिस थी वो प्रोलॉन्ग हुई टिल द एंड ऑफ 2008। यानी हमें जो असल पिक्चर थी, जो फिर जो सुनामी आया, जो मेन क्राइसिस आया, वो आया अगस्त सितंबर 2008 के अंदर। अभी हम यही देख रहे हैं कि मार्च 2023 के अंदर 3 अमेरिकन बैंक्स हैं, वेरी बिग बैंक्स। वन ऑफ दम इज़ रियली बिग, सिल्वर वैली बैंक तो बहुत बड़ा था जो बैंकरप्ट हुए, डिफ़ॉल्ट हुए। फिर इसकी वजह से एक बैंक था जो कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो कि बेसिकली कहते हैं ना वो नज़र हो गया लहर की, और उसको फिर दूसरे 11 अमेरिकन बैंक्स ने अपने पैसे डिपॉजिट करके उसको बचाया। लास्टली जिसको मैं बिल्कुल सेपरेट इशू कहता हूँ है क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस जो है ना वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी का बैंक है। उसके क्रेडिट स्विस के जो उसके एक्विजिशन हुई है बाय UBS, उसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे बाद में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना 2008 में 2023 में, जो मार्च 2008 में शुरू हुआ और जब मार्च 2023 में, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मार्च 2008 के अंदर बैंक्स ने, मैं बेसिकली कहूँगा कि दे कमिटेड फ्रॉड एट बहुत मैसिव लेवल पे उन्होंने फ्रॉड्स किए हुए थे। यानी उन्होंने इस तरह के लोन्स दिए हुए थे जिनको बाद में जाकर एक एक्रोनिम यूज हुआ, निंजा लोन्स। निंजा लोन्स मीनिंग नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट। कि एक इंसान है, उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, कोई एसेट्स भी नहीं है, और उसको एक घर का मालिक बना दिया मॉर्गेज देकर। और वो 98 से शुरू किया था इन्होंने, इस तरह के लोन्स देने शुरू किए हुए थे 98 से, और पूरे 10 साल लगे कि वो एक बहुत बड़ी एक लहर बनी है, और उसने जाकर वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस इन लिविंग मेमोरी उसने कॉज किया। लेकिन जो मार्च 2023 में हुआ है, ऐसा दीज बैंक्स वर वर्किंग फाइन। यानी कहते हैं ना कि दे वर प्लेइंग बाय द बुक, यानी कोई ऐसे उन्होंने फ्रॉडुलेंट काम नहीं थे किए हुए। लेकिन उसके बावजूद ये बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर गए, जिसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग सिस्टमिकली रॉन्ग, कि सिस्टम इस फाइनेंशियल सिस्टम्स में कुछ ख़राबी है जिसकी वजह से ये बैंक्स डिफ़ॉल्ट हुए हैं। क्या मसला है वो? मसला दरअसल ये कि हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना कि हुआ क्या है। एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं बैंक रन, के बैंक रन हुआ एकदम से, जो बैंक के क्लाइंट्स हैं वो आए, उन्होंने अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ कर लिए, पैसा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है कि बैंक चलता कैसे है। अच्छा, बैंक के अंदर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह आप हैं, आप अगर अपना 1 करोड़ रुपया एक बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब एक बैंकिंग के अंदर एक सिस्टम है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, ठीक है। उसके मुताबिक बैंक जो है ना, जो आपने डिपॉजिट किया ना, बैंक ओनली कि उसकी लीगल ऑब्लिगेशन ये है कि वो आपकी 10% डिपॉजिट ना अपने पास रखेगा, और आपके डिपॉजिट का 90% लोन आउट कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, या कहीं लोन इन्वेस्ट कर देगा, लोन कर देगा। और वो बैंक ने करना क्यों है? क्योंकि बैंक ने पैसा बनाना है, एंड उसके बगैर वो चल ही नहीं सकता। उसके वो इंटरेस्ट पे जो लोगों को फ़ायदा देते हैं, उसी बेस पे देते हैं, उसी पे देता है। अब आपने अपना किया है, करोड़ रुपया डिपॉजिट किया है, बैंक ने वो 90 लाख जो है, आपका 90 लाख जो है वो किसी को लोन आउट कर दिया। किसी बंदे ने अपना कारोबार शुरू करना है, ठीक है। अब वो जिस बंदे को लोन आउट किया वो क्या करेगा? वो 90 लाख रुपए का इक्विपमेंट खरीदेगा, ठीक है। अब वो जिससे इक्विपमेंट खरीदेगा, वो बंदा वो 90 लाख का, फ़र्ज़ करें 90 लाख का इक्विपमेंट खरीदा है उस बंदे से, वो बंदा भी 90 लाख अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब उसका बैंक भी यही करेगा, 10% होल्ड करेगा और 90 लाख इन्वेस्ट कर देगा। नहीं, 90 लाख नहीं, यानी 90 लाख का 90% जो बनता है ना, वो दे देगा, लोन आउट कर देगा या इन्वेस्ट कर देगा। और ये करते 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 इवेंचुअली क्या होगा, जो आपका 1 करोड़ रुपया है ना, जो आपने डिपॉजिट किया है, वो मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना।
अब बैंक रन में क्या होता है, बैंक रन में ये होता है कि अब आपका बैंक है, फ़र्ज़ करें उसके 100 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, 100 क्लाइंट्स ने उसके अंदर पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं। होता क्या है कि सडनली 20 क्लाइंट्स आते हैं, वो अपना कहते हैं हमने अपना सारा पैसा विदड्रॉ करना है। दैट इज़ वेयर द बैंक इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसने तो उन 100 क्लाइंट्स का सिर्फ 10% होल्ड करके रखा हुआ, बाकी सारा तो उसने या तो लोन आउट कर दिया हुआ है या उसने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। तो बैंक के पास एवरी टाइम पूरा का पूरा डिपॉजिट नहीं पड़ा होता, नहीं पड़ा होता, और उनको यानी कि अगर लोग निकलवाना शुरू कर दें तो फिर पुरतू पड़ जाता है। फिर वही होता है जो इधर हुआ है। नहीं तो वाई पीपल आर विड्रॉइंग देयर मनी? अच्छा, उसके अंदर अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम आते हैं कि कोविड जब आया ना, ओके, दिस इज़ रिलेटेड टू कोविड। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और सिल्वर गेट बैंक, ये तीनों कोविड के नज़र में हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट किया, लोगों को दिया है। हाँ। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा पैसा कोविड के दौरान हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, लाइफ साइंसेज स्टार्टअप्स के अंदर गया। यानी मैं खुद इसका विटनेस रहा हूँ, मैंने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कैलिफोर्निया के अंदर काम भी किया है, तो मैंने जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स कैलिफोर्निया में निकले हैं, अनइमेजिनेबल था। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग मिली है हर किसी को, और वो आई एम सर्टनली श्योर कि वो मोस्ट ऑफ देम वो अपनी बैंकिंग सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ही कर रहे थे। अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स आ गए, लेकिन बैंक ने तो पैसे भी बनाने हैं। सो क्या किया इन्होंने, दे स्टार्टेड बाइंग US ट्रेजरी बॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स की जो वो थी ना पेमेंट, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी वो बॉटम पे थी, रॉक यानी लोवेस्ट एवर थी, ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट पेमेंट्स थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके पास कैश है, आपने वो कैश कहीं संभाल के रखना है, और ऑप्टिमिज्म में आप ये सोचते हैं कि कभी ना कभी आपके जो ये ट्रेजरी बिल्स हैं इनके अंदर कोई अप्रिसिएशन आएगी तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के केस में ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि एज सून 2000 जब कोविड सबसाइड हुआ तो US फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन थे जेरोम पावेल, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। अब क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जो ट्रेजरी बॉन्ड्स सिलिकॉन वैली बैंक के पास थे उनकी मार्केट वैल्यू ड्रॉप होनी शुरू हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो ऊपर जा रहा है लेकिन उनका तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0% है, जिसकी वजह से उनके लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। और दूसरा क्या हुआ कि दिस इज़ समथिंग कि ना अब जो स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं इनको फंडिंग डायरेक्टली नहीं मिलती, इनको मिलती है फंडिंग थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स के थ्रू। और उन वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स ने जाकर इन स्टार्टअप्स को गाइडेंस देनी शुरू कर दी कि हमें लग रहा है तुम ना सिलिकॉन वैली बैंक से पैसे निकाल लो, क्योंकि इन्होंने तो पैसा उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जिनकी तो अब वो वैल्यू ही नहीं, मार्केट वैल्यू ही नहीं रही। तो वो बस फिर यही हुआ कि लोग गए हैं और लोगों ने मैसिव, यानी अब स्टार्टअप्स के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिपॉजिट्स होंगे, और ऐसा था भी, विड्रॉ करना शुरू कर दिया। और विड्रॉवल की एक्सट्रीम ये पहुंच गई थी कि वेंसडे को एक दिन के अंदर 42 अरब डॉलर के विड्रॉवल्स हुए। 42 अरब, 42 बिलियन डॉलर्स के, यानी तो ये यानी कि जो के इन्वेस्टर्स थे, वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी। उन्होंने ये अफवाह फैलाई भी इसीलिए थी कि सिलिकॉन वैली बैंक ने एक हरकत ये की कि दे वांटेड टू, उन्होंने अपने कि कोविड गया है तो फंडिंग बंद होगी ना, तो डिपॉजिट्स होने बंद हो गए, ठीक है ना, नए स्टार्टअप्स आने बंद हो गए। उन्होंने अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स सेल करना शुरू कर दिए, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर सेल किया। फिर उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस के अंदर सेल किया, फिर जाकर उन्होंने एक अनाउंस की, कहते हैं वो सीरीज ऑफ यानी एक राउंड ऑफ फंडिंग अनाउंस कर दी। जब वो जो राउंड ऑफ फंडिंग उन्होंने अनाउंस की है ना, तब जाकर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स थी उन्होंने अपने स्टार्टअप्स जिनको फंड किया हुआ था उन्हें गाइड करना शुरू कर दिया कि अपने ना पैसे SVB से निकालो, और दूसरे बैंक्स में जो पुराने बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, JP मॉर्गन जैसे, चेज मैनहट्टन जैसे, उनके अंदर अपने पैसे डालने शुरू कर दो। तो सिलिकॉन वैली बैंक इस वजह से उड़ गया। किस तरह स्पेकुलेशन वगैरह की बेस पे, हाँ जी, किस तरह तबाह हो जाती है, तबाह हो जाता है। जो बाकी दोनों बैंक थे ना, सिग्नेचर और सिल्वर गेट बैंक, ये दोनों थे मोस्टली क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज खरीदी थी कोविड के दौरान, उसका आप भी विटनेस होंगे, आपके दोस्तों ने भी काफ़ी पैसा लूज़ किया है। बिल्कुल, मेरे भी दोस्तों ने काफ़ी पैसा लूज़ किया जब मैं उनको मना करता रहा, और उनका भी यही सीन हुआ है कि क्रिप्टो बिटकॉइन $60,000 से भी ऊपर जाकर अब नीचे आकर हाफ वैल्यू पे लिटरली ट्रेड कर रहा है। और
इन दोनों बैंक्स ने भी ये किया हुआ था कि डिपॉजिट्स को क्रिप्टो करेंसीज में चेंज कर लिया हुआ था। ओ तो वो जब क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुई है तो ये भी उड़ गए हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है वो नज़र हुआ है सिर्फ इसी वजह से। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है वो सीरियसली स्पेकुलेशन की नज़र हुआ है कि उसके जिस दिन सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने आप को अनाउंस किया ना कि वी रन आउट ऑफ कैश, हमारे पास कैश नहीं है, उस दिन फर्स्ट रिपब्लिक के $123 पे शेयर ट्रेड कर रहे थे, नेक्स्ट डे $12 पे पहुंच गया हुआ था। 11 बैंक्स को जाकर उसके अंदर $30 अरब डालने पड़े कि ये बैंक डूब ना जाए, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक जो है वो समवट बिगर बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक से। अब ये वैसे पुरानी न्यूज़ हो गई है ये सिलिकॉन, अब सिलिकॉन वैली बैंक ऐसा बेसिकली कहते हैं ना कि समवन्स लॉस इज समवन्स गेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या हुआ है, सबसे बड़ा जो इसके अंदर जिसने गेन किया ना अमेरिका के अंदर वो है गोल्डमैन सैक्स ने। ठीक है, दे आर ट्रेडिशनल प्लेयर्स, ट्रेडिशनली इंटेलिजेंट प्लेयर्स, यानी वो हमेशा किसी की मिजरी पे ना पैसा बनाने वाला जो बैंक है ना वो गोल्डमैन सैक्स है। ना उसने मलेशिया को छोड़ा, ना उसने ग्रीस को छोड़ा है, इटली को भी नहीं छोड़ा उसने। और अब इनको भी हुआ क्या है कि जितने भी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स सिलिकॉन वैली बैंक के पास थे वो सब के सब गोल्डमैन सैक्स ने ख़रीद लिए हैं, और बस गोल्डमैन सैक्स ने उनको अपने पास अब रखना है एंड दे हैव टू वेट फॉर टू मैच्योर। और जब मैच्योर होंगे तो गोल्डमैन सैक्स इज लुकिंग टू मेक $2.5 बिलियन। यूके में हु इज़ द बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन है, वो है HSBC। तो सिलिकॉन वैली बैंक की एक ब्रांच यूके में भी थी लेकिन वो इंडिपेंडेंट थी। ठीक है। अब ये नहीं मुझे समझ में आती कि एक बैंक है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से, लेकिन यूके रेगुलेटर्स ने उस बैंक को भी कहा कि फारिग तुम फारिग हो, एंड उन्होंने फिर एक फैसिलिटेट की डील HSBC के साथ। सिलिकॉन वैली बैंक जो यूके में उसकी $8 अरब से ज़्यादा के डिपॉजिट थे, $6 अरब से ज़्यादा के उसके आउटस्टैंडिंग लोन्स थे, और HSBC ने सिर्फ टोकन वैल्यू पे की है £1 की, और उन्होंने बैंक हड़प कर लिया। यानी ये दिस इज़ हाउ द बिग प्लेयर्स दे प्ले। लेकिन अब आते हैं बिग प्लेयर्स के ऊपर, क्रेडिट स्विस। अब क्रेडिट, हाँ, सबसे ज़्यादा तो इसी की बात हो रही है ना, जो स्विस बैंक क्रेडिट स्विस जो है, इसको यहाँ पर भी पैसे जमा होते थे आपके बिलियनर्स के दुनिया भर से, हर किसी के जो स्विस पाकिस्तान में भी बात हुई थी ना जरदारी के, और ये वो स्विस बैंकिंग का यही था कि आप डिपॉजिट करें, नोबडी विल आस्क, यानी उनकी यही थी। क्योंकि बैंकिंग सीक्रेसी लॉज बहुत सख्त थे स्विट्ज़रलैंड के, और क्रेडिट स्विस बहुत पुराना प्लेयर रहा है इसके अंदर। अब क्रेडिट स्विस जो है ना, ये एक कैटेगरी ऑफ बैंक्स है जिनको हम कहते हैं GSIBs का मतलब है ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। सो कहने का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स, वेरी यानी कि जिनकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, जिनकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, ये वो बैंक्स हैं, 20 के करीब बैंक्स हैं, 20-22 के करीब बैंक्स हैं। तो ये उनमें से था, तो यानी जाके जो बिग प्लेयर थे ना, उनमें से एक प्लेयर आउट हुआ। इसलिए आप कह रहे थे उनकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगी। इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हमें नज़र आएंगी आगे जाकर, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट स्विस है ये बेसिकली जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसका एक की कंपोनेंट है। यानी वो कहते हैं कि इसके डिफ़ॉल्ट होने से या इसके अंदर किसी किस्म की फाइनेंशियल इसकी वीकनेस की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बड़ा मैसिव शॉक लग सकता है। और अभी से जो न्यूज़ आ रही हैं, 2 बैंक्स ख़ास तौर पे, डॉचे बैंक जर्मनी का और सिटी ग्रुप अमेरिका का, उसको ऑलरेडी लोगों ने वॉच करना शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि वही 2 बैंक्स हैं जिनके समवट मिलते जुलते हालात हैं। ये तो बहुत बड़े बैंक्स हैं। ये भी बहुत बड़े बैंक्स हैं। क्रेडिट स्विस भी बहुत बड़ा बैंक था। क्रेडिट तो उसको तो खैर जायंट था। अब क्रेडिट स्विस जो है बेसिकली इसने अपना नाम जो है ना कमाया बड़े बदनामी के अंदर, ठीक है, और इतनी बदनामी उसने कमाई है कि वो मुझे लिखनी पड़ी सारी की सारी के डिक्टेटरों का पैसा बचाया इन्होंने, फर्डिनेंड मार्कोस, करप्ट लोगों का पैसा बचाया। नहीं, फर्डिनेंड मार्कोस की $10 अरब, उसकी बीवी के $10 अरब इन्होंने फेक नेम्स के ऊपर अपने बैंक में जमा करके रखे हुए थे। बस वो उन्होंने कहा बस डॉलर आए, बस डॉलर आता रहे। नाइजेरियन डिक्टेटर सानिया बाचा, उसका भी पैसा इन्होंने बचा कर रखा हुआ था इसी तरह ही। फिर जापानीज़ माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। बल्गेरियन ड्रग
एक था ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग था जिसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। फिर फाइन्स इन्होंने बड़े मैसिव पे किए हैं। जापान में इनका लाइसेंस रिवोक हो गया था, ये इसी वजह से कि जापानीज माफिया का पैसा लॉन्डर करते हुए। अमेरिका ने $3.25 अरब का फ़ाइन लगाया कि इन्होंने अमीर अमरीकियों के पैसे जो है ना टैक्स इवेजन के लिए तरीक़ेकार निकाले। और अमेरिका ने 2014 के अंदर फिर स्विट्ज़रलैंड को फोर्स किया था कि अपने बैंकिंग सीक्रेसी लॉज तब्दील करो। यानी जब अमेरिका को अपनी पड़ी है तो फिर अमेरिका ने अब देख लें कि दूसरे मुल्कों के कानून भी तब्दील, यानी स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क के भी कानून तब्दील करवा दिए। फिर उसके अलावा इस इन रीसेंट हिस्ट्री इस बैंक ने एक कंपनी थी ग्रीन सिल्क कैपिटल, ठीक है, उसमें डेविड कैमरन का भी $6 करोड़ के शेयर्स थे, वो डूबी। तो उसके अंदर भी इन्होंने लगभग आई थिंक $10 बिलियन लूज़ किए। फिर एक अमेरिकन छोटा सा हेज फंड था आर्केगोस, वो भी जब डूबा तो उसके अंदर भी पैसे इन्होंने लूज़ किए। और सिंस लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 यहाँ से भी डिपॉजिट्स क्लाइंट्स ने विड्रॉ करने शुरू कर दिए हुए थे। और उस विड्रॉवल की वजह से वी कम टू दिस मार्च के स्विस नेशनल बैंक को पहले $53 बिलियन इंजेक्ट करना पड़ता है क्रेडिट स्विस के अंदर। $53 बिलियन ये स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत कर रही है, स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ही समझ लें। लेकिन स्विस नेशनल जिसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, वही ना, हाँ जी, $53 बिलियन इंजेक्ट किए, नहीं बना, बात नहीं बनी। फिर UBS को पकड़ के, और ये देखें ये एक वैसे काफ़ी बड़ा इन्होंने एक टाइप का ना कहते हैं ना कि वो ये हम लोग क्या कहते हैं यानी एंटी कंपेटिटिव लॉज, ये कंपटीशन लॉज जो होते हैं कि दो बिग प्लेयर्स जो है उनको आप मर्ज नहीं कर सकते या उनकी एक्विजिशन नहीं हो सकती, उसको करके सरपास करके उसको साइडलाइन करके इन्होंने एक्विजिशन करवाई है। UBS को इन्होंने कहा है कि बाय क्रेडिट स्विस। द डे UBS बॉट क्रेडिट स्विस, उस वक्त क्रेडिट स्विस की उस दिन $8 अरब की मार्केट वैल्यू थी, $3 अरब में ख़रीदा है। प्लस स्विस गवर्नमेंट ने $173 बिलियन का दिया है गारंटी कि जो भी लॉसेस होंगे अप टू $173 बिलियन स्विस गवर्नमेंट उनको बेयर करेगी।